हेपेटाइटिस बी से प्रिकॉशन ले पाओगे, ना हेपेटाइटिस बी को ठीक कर पाओगे। हाँ, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी में एक फर्क है, एचआईवी में कभी पेशेंट निगेटिव नहीं होगा, आई मीन एचआईवी नेगेटिव नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी में कभी कभी वायरस की क्लियरिंग अच्छी होती है, मतलब हो सकता है इंसान हेपेटाइटिस बी नेगेटिव भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की है हेपेटाइटिस की, कल थोड़ा बहुत बेसिक हेपेटाइटिस। राइट, चलिए 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। हेपेटाइटिस बी यही एक लौता ऐसा हिपेटोट्रॉपिक वायरस है कन्वेंशनल हिपेटोट्रॉपिक वायरसेस में जो डीएनए कंटेनिंग है। बाकी ए बी सी डी ई सभी आरएनए कंटेनिंग वायरस हैं। ये हेपेटाइटिस बी का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर इसका सरफेस, ठीक है, तो इसके ऊपर बीच बीच में कुछ एंटीजेंस होंगे, हम लोग कहेंगे सरफेस एंटीजन। अगर ये सरफेस एंटीजन किसी के ब्लड में मिल गया तो इसका मतलब वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। जब आप लोग देखते होंगे किसी की सर्जरी होती है, राइट, या कोई ब्लड डोनेट करने जाता है तो HBsAg मतलब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV को रूल आउट कराते हैं, तभी आप ब्लड दे सकते हो। ठीक है, अगर ये वायरस होगा तो इंसान की बॉडी में ये सरफेस एंटीजन भी होगा। ये वायरस होगा तो इसका डीएनए भी उसके ब्लड में होगा। इसको अक्सर अगर ये मिल गया तो कंफर्मेटरी है कि उसको हेपेटाइटिस बी है। कितना ज्यादा डीएनए है, इससे ये पता चल जाएगा उसकी बॉडी में वायरस का लोड कितना है, कितना वायरस मल्टीप्लाई करके कितना ज्यादा फैल गया है बॉडी में। ठीक है, एक है हेपेटाइटिस ई एंटीजन और एक है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। तो ये ऊपर सरफेस हो गया, फिर उसके अंदर कोर हो गया, फिर उसके अंदर डीएनए मटेरियल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वायरस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कोर और सरफेस के बीच में एक एंटीजन और है जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन कहते हैं या एनवेलप एंटीजन कहते हैं, ई एंटीजन। ये डिसाइड करता है कि एक हेपेटाइटिस बी वाला इंसान कितना इन्फेक्टिव है ऑफ कोर्स दूसरों के लिए। ठीक है, तो अगर किसी हेपेटाइटिस बी के साथ आप लोग चिल भी कर रहे हो तो हेपेटाइटिस ई अगर वो निगेटिव है तो बेहतर है। हेपेटाइटिस ई सॉरी ई एंटीजन अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो फैलाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया था, बीच में डीएनए है ना। तो आगे चल के जब हम लोग हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल कराएंगे तो हेपेटाइटिस बी के कितनी कॉपी आपकी बॉडी में है इसका भी असेसमेंट करेंगे। हेपेटाइटिस बी के ई एंटीजन की बात करेंगे जो इन्फेक्टिविटी बताएगा कि एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव इंसान दूसरों के लिए कितना इन्फेक्टिव है। हेपेटाइटिस बी के कोर में एक एंटीजन है, हम लोग HBsAg कहते हैं। ये ब्लड में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी मिलेगी वो ब्लड में सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा ये सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी होगा तभी ये सरफेस एंटीजन बॉडी में जाएगा, अगर ये मिल रहा है इसका मतलब इंसान हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी तक मैंने हेपेटाइटिस बी के स्ट्रक्चर की केवल बात की है। HBV डीएनए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन HBsAg और एनवेलप या ई एंटीजन, इतने आपके हेपेटाइटिस बी के कंपोनेंट्स आपको याद रहने चाहिए। आगे चल के जब डायग्नोसिस बनाएंगे, किसी में ट्रीटमेंट देना होगा तो हमें इन सब के लेवल को कराना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी को तभी ट्रीट कर पाओगे जब तुम्हें इन सब की जानकारी होगी। कितना डीएनए लोड है उसके अंदर, HBe पॉजिटिव है कि नहीं, HBsAg उसका कितना है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी एंटी HBsAg या हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी, उसका क्या लेवल है। हेपेटाइटिस बी पढ़ रहे हो, मलेरिया फाइलेरिया डेंगू नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक है, एक चैलेंज है हेपेटाइटिस बी किसी का ट्रीट करना। आइए बात कर लेते हैं कैसे ये फैलता है, ट्रांसमिशन एंड रिस्क फैक्टर ऑफ हेपेटाइटिस बी। अभी इन एंटीजन एंटीबॉडीज पे आएंगे जब इन्फेक्शन की तरफ चलेंगे, सॉरी इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलेंगे। ट्रांसमिशन एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, बहुत सिंपल सा टॉपिक, सबको पता है हेपेटाइटिस बी और HIV कैसे फैलते हैं। आइए कुछ डायग्राम्स का यूज करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी और बेहतर हो सके।
एक एक डायग्राम लेके चलते हैं। इस डायग्राम को आप लोग पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से हम लोगों ने देखा है कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी, है ना, कैसे ट्रांसमिट होता है, राइट, कैसे किसी को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये ब्लड से फैलता है, ठीक है, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमिताभ बच्चन द बिग बी को भी हेपेटाइटिस बी है और एक दूसरी डिजीज भी है माइस्थीनिया ग्रेविस। अभी वो 78-9 ईयर्स के हो गए हैं, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिविटी के साथ जिंदा है। उनको हेपेटाइटिस बी है, उनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिख लो अमिताभ बच्चन या बिग बी लिख देते हैं, तुम लोगों को छोटे नाम ज्यादा पसंद हैं। बिग बी। जब ये कूली की शूटिंग कर रहे थे, कूली एक मूवी आई थी, मेरे आने से पहले ये मूवी आई थी, शायद बहुत ओल्ड मूवी थी, देखी नहीं है मैंने। ये शूटिंग कर रहे थे तो एक विलन बनते हैं, काफी फेमस विलन है पुनीत एस्सर, उन्होंने घूसा मार दिया था कूली में। ठीक है, पता नहीं किस बात का बदला ले रहे थे, एक्चुअल में मार दिया था। तो उस समय अमिताभ बच्चन एडमिट थे नानावती हॉस्पिटल में और उनको करीब 50 बॉटल ब्लड चढ़ा था। किसी हेपेटाइटिस बी वाले ने भी ब्लड डोनेट कर दिया था, तब इतनी अच्छी स्क्रीनिंग नहीं होती थी। तो आज भी हेपेटाइटिस बी से बिग बी आपके पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। इसके अलावा आप लोग और देख पा रहे होंगे यूज ऑफ नॉन स्टेराइल सिरिंजेस, मतलब निडिल प्रिक से। कोई पेशेंट आपके वार्ड में आईसीयू में लेटा हुआ है, आपने उसका सैंपल निकाला या उसको इंजेक्शन लगाया और वही निडिल आपको चुभ गई, निडिल प्रिक इंजरी, राइट, या आईवी ड्रग एब्यूजर्स। अभी हम लोग ड्रग की बात कर रहे थे, आईवी ड्रग की बहुत ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, मुझे भी लेना है, आज तक मैंने लिया नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हो गए दो चीज। अगेन यूज ऑफ नॉन स्टेराइल सिरिंजेस, जैसे मान लीजिए कोई दांत निकलवाने गया, डॉक्टर ने वही पुरानी सिरिंज यूज कर ली। कोई टैटू बनवाने गया, कोई ईयर नोज या अम्बलाइकस पियर्स कराने गया, तो अगर वहां पे प्रोसीजर में ध्यान नहीं रखा गया, उससे किसी हेपेटाइटिस बी वाले को पियर्स किया गया था, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है ना, ये तो तुम लोग समझते ही हो, क्योंकि वेजाइनल फ्लूइड और सेमाइनल फ्लूइड सब में रहेगा। इसके अलावा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इंट्रायूट्राइन और ब्रेस्ट फीडिंग से भी, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया है कि हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है। तो आइए इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर रिस्क फैक्टर की बात करेंगे, कैसे लोगों में ये ट्रांसमिशन ज्यादा पाया जाता है, राइट। कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी ही अगर हेडिंग डाल दें, कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी, देखो सेक्सुअली लिखा हुआ है लेकिन किसिंग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सलाइवा में इस वायरस की जो डेंसिटी होती है वो काफी कम होती है, राइट। आइए देखते हैं, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। मान लीजिए अगर किसी को प्लेटलेट चढ़ गया, मान लो उसको डेंगू है, डेंगी है, ठीक है, तो प्लेटलेट चढ़ाने से भी हो जाएगा, उसको हम लोग ब्लड प्रोडक्ट कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ब्लड एंड प्लेटलेट या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, कुछ भी ट्रांसफ्यूज कर दीजिए, ब्लड एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल मैं दे दिया हूं, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, या सेक्सुअली लिख लीजिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, क्योंकि वायरस कहाँ मिलता है, वायरस प्रेजेंट इन वेजाइनल सिक्रीशंस, दोनों को एक दूसरे से हो सकता है, एंड ऑल्सो इन सेमाइनल सिक्रीशंस, या सीमेन कह लीजिए, सेमाइनल सिक्रीशंस। काफी सिंपल है ना। और आइए देखते हैं निडिल प्रिक इंजरीज, निडिल प्रिक। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी हेपेटाइटिस बी का सैंपल वगैरह निकाला गया है तो उससे भी हो सकता है निडिल प्रिक इंजरीज। लेकिन ऐसा नहीं कि निडिल प्रिक हो गया तो बचेगा ही नहीं,
पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नाम की भी चीज होती है। अगर आपको पता है आपका हेपेटाइटिस बी वाली निडल से प्रिक हो गया है या किसी से अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद भी आप दवा ले लोगे तो हेपेटाइटिस बी नहीं होने देंगी वो दवाएं, तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देखेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब माँ के पेट में बच्चा है ना, तो ट्रांसप्लेसेंटली जब बच्चा पैदा हो रहा है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उस समय भी ब्लीडिंग वगैरह होगा, है ना, तो पेरीनेटली, राइट, या जब बच्चे को मदर फीड करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग, तीनों तरीके से हो सकता है ना, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं तीन पार्ट है। इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन समझ रहे हो, जब बच्चा माँ के पेट में है ना। दूसरी चीज ड्यूरिंग डिलीवरी, कम से कम ब्लड लॉस हो, इसलिए गायनी वाली डॉक्टर्स ऑपरेशन से बच्चे को निकालते हैं, ठीक है, इन ड्यूरिंग डिलीवरी। तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग, ड्यूरिंग या ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर पेशेंट फॉर्मूला मिल्क दे सकता है तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग मना कर देते हैं, एफोर्डेबिलिटी है। लेकिन इंडिया जैसी पुअर कंट्रीज में जितना हेपेटाइटिस बी से पेशेंट की डेथ होने की चांस नहीं है, ना ब्रेस्ट फीडिंग करने से, मेल न्यूट्रिशन से डेथ के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कोई हेपेटाइटिस बी मदर है, उससे एक बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग देंगे कि नहीं देंगे? देखो यहाँ पे एक प्रोफाइलैक्सिस और है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको तुरंत हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है, हेप्टाग्लोब। अगर ये दोनों कवर्ड है तो इसका मतलब बच्चे में अब हेपेटाइटिस बी अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में नहीं हुआ है तो होने के चांसेस कम, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। लेकिन अगर बहुत सेफ्टी पर्पस देखे जाएं या एफर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला मिल्क, तो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिलाएं। और अगर अभी तक उसको हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ है तो नहीं होगा। ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहे हैं, आगे चल के लिखवा भी देंगे, ठीक है। कैसे फैलता है यहाँ पे हम लोगों ने ढंग से देख लिया है, हेपेटाइटिस बी, राइट। आइए अब रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं, कैसे लोगों में ये ट्रांसमिशन ज्यादा कॉमन है। बहुत क्लियर नहीं है तो मैं आपको बोलता रहूंगा जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है, या मैं इसको ओवरराइट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात किया जाए, अगर मदर ही हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो, है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैटरनल हेपेटाइटिस बी। फादर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होगा तो उससे मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होगी, उससे बच्चे को होगा। अदरवाइज अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं है तो फादर के हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने से बच्चा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, मैं बल्कि लिख दे रहा हूँ, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम लोग इंट्रावेनस लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, निडिल को शेयर करते हैं। जैसे जब तुम लोग ड्रिंक करते हो तो अपने पैग शेयर कर लेते हो या चीयर्स करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स एक दूसरे से सिरिंजेस, वही सिरिंज से सभी लोग वो ड्रग लेते रहते हैं, राइट। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स, हम लोग भी शायद हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो हम लोग ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, है ना, किसी हेपेटाइटिस बी वगैरह वालों से मिलने से भी। हेल्थ केयर वर्कर्स, मान लीजिए हमने उसका ब्लड सैंपल निकाला, जॉन्डिस के साथ आ गए भाई साहब, इन्होंने कह दिया हमें पी लिया है, तो हमने कहा चलो ठीक है तुम्हारा ब्लड सैंपल निकालते हैं, फिर उसके बाद जांच कराते हैं हेपेटाइटिस बी और जॉन्डिस की। पता चला निकालते निकालते हम ही को प्रिक हो गया। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोगों के सिनेरियो में भी काफी फिट होता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ठीक है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर की अगर बात किया जाए तो जितना ज्यादा लोगों से इन्वॉल्व रहोगे, कोई ना कोई हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या HIV दे ही देगा, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है।
और जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट्स, बार बार अगर किसी को खून चढ़ रहा है तो हो सकता है कभी स्क्रीनिंग प्रॉपर ना हुई हो और हेपेटाइटिस बी उनको हो जाए। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में इतनी चीज है। इसके अलावा भी यहाँ पे प्रिजनर्स लिखा हुआ है। प्रिजनर्स का मतलब हो गया जो लोग जेल के अंदर होते हैं, ठीक है, शायद। तो यहाँ पे प्रिजनर्स की बात किया जाए या कहीं पे भी जहाँ केवल मेल्स ही हों, ठीक है, या जहाँ पे थोड़े से क्या कहते हैं इनडिसिप्लिन लोग हों, यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, तो सेक्स से तो होगा ही, अगर होमोसेक्सुअल्स होंगे तो ऐसे लोगों में ज्यादा होगा। तो रिस्क फैक्टर को अगर हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं, रिस्क फैक्टर्स, तो यहाँ पे पहला लिख लेते हैं मल्टीपल ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन्स। मल्टीपल ब्लड एंड, इसीलिए कहते हैं अगर खून ठीक ठाक है तो पहले इसको कैसे बढ़ाओ, खा पी के बढ़ाओ, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन्स। फिर उसके बाद लिख लेते हैं हम लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। फिर हम लोग लिख लेते हैं होमोसेक्सुअलिटी, फीमेल होमोसेक्सुअल्स भी होते हैं, उनमें भी चांसेस होते हैं होमोसेक्सुअलिटी, राइट। फोर्थ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आईवी, मतलब इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स, राइट। होमोसेक्सुअलिटी मान लीजिए मैंने प्रिजनर्स को भी यहीं डाल दिया। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे हम आप हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स। कभी मत भूलो एक लास्ट, मदर अगर कैरियर या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो, मदर इफ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। खासकर इन्फेक्टिविटी डिसाइड करता है कि किसकी बॉडी में कितना ई एंटीजन है, एनवेलप एंटीजन है। अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, साथ में ई एंटीजन उसके अंदर काफी ज्यादा है, शुरू में भी मैंने कहा था यहाँ पे एक एंटीजन है जो ई एंटीजन है, अगर ये किसी की बॉडी में ज्यादा है तो चाहे अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, चाहे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो, ट्रांसमिशन के चांसेस या इनफेक्टिविटी के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, कॉजेज या जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो देख लिया। इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया कैसे लोगों में हेपेटाइटिस बी होने के रिस्क ज्यादा है, मतलब रिस्क फैक्टर। अब देखिए हम लोग, जॉन्डिस तो मिलेगा ही किसी को हेपेटाइटिस बी है, हो सकता है पेशेंट में एक्यूट हेपेटाइटिस हो और लिवर फेल हो जाए, एक्यूट लिवर फेलियर। हो सकता है पेशेंट में एक्यूट हेपेटाइटिस के अलावा कुछ हेपेटाइटिस बी की क्लियरिंग कम हो और आगे चल के फिर से लीवर में सूजन हो जाए, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, राइट। हो सकता है पेशेंट को का लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाए, सिरोसिस। हो सकता है इंसान में क्रॉनिक लीवर फेलियर हो, उसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट को लीवर कैंसर हो जाए, ठीक है। तो जब हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम ऑफ मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो डिपेंड करता है कि उस पेशेंट में हेपेटाइटिस बी ने कैसे प्रेजेंट किया। अगर आप ये सोचो किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाए और उसे पता भी ना चले, कभी जॉन्डिस भी ना आए, कभी लीवर ना फेल करे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, साइलेंट नहीं रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। ज्यादातर चीजें जो हम लोग हेपेटाइटिस बी के क्लिनिकल फीचर में पढ़ेंगे वही सारी हेपेटाइटिस में होगा। भाई जॉन्डिस होगा, इचिंग होगा पेशेंट को, वॉमिटिंग होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती हैं, एडिमा वगैरह मिल सकता है, तो यही सब में पढ़ेंगे। लेकिन हेपेटाइटिस बी से जो कुछ स्पेसिफिक चीजें होंगी उनको भी लिखेंगे। तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया तो ऐसे पेशेंट में हो सकता है एक्यूट हेपेटाइटिस हो, राइट। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड के बाद खूब सीवियर हेपेटाइटिस हो, उसको जॉन्डिस हो, ब्लीडिंग हो, समथिंग लाइक दैट, है ना, या एटलीस्ट जॉन्डिस, वेट लॉस, डिक्रीज एपेटाइट तो हो ही, बात करेंगे। इससे आगे चल के हो सकता है एक्यूट लिवर फेलियर हो जाए, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हुआ, लिवर में सूजन हुआ, लिवर फेल हो गया,
लीवर फेल होता है तो क्या होता है, इन सब की बात करेंगे। हो सकता है पेशेंट में हेपेटाइटिस जो हुआ है ये लंबे टाइम तक चले, हम लोग कह दें क्रॉनिक हेपेटाइटिस, और जिसकी वजह से पेशेंट में क्रॉनिक लीवर फेलियर हो जाए, क्रॉनिक लीवर फेलियर, राइट। इसके बीच में एक स्टेज आती है लिवर सिरोसिस, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद एक तीसरी चीज जो हम यहाँ भूल नहीं सकते हैं, ये कैंसर भी करा सकता है, राइट। ये आपका लिवर कैंसर करा सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए किसी को हो जाए लिवर कैंसर नहीं होगा, हेपेटाइटिस ई किसी को हो जाए लिवर कैंसर नहीं होगा मोस्टली, लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, दो चीज अगर किसी को हो जाए तो लिवर मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट लिवर फेलियर, क्रॉनिक लिवर डिजीज और आपका लिवर कैंसर, लिवर क्या कहते हैं मैलिग्नेंसी, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम है, किसी को अगर हेपेटाइटिस बी हुआ, साथ में कभी कभी हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट में ही हेपेटाइटिस डी का इंफेक्शन हो जाता है, हम लोग कहते हैं सुपर इन्फेक्शन या को इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी एट सेम टाइम, आगे चल के डिस्कस करेंगे कौन सा ज्यादा खतरनाक है। ये हो गया आपका को इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस डी अकेले कभी किसी को नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी पहले हुआ, उसके बाद पेशेंट को हेपेटाइटिस डी हो गया, इसका मतलब ये सुपर इन्फेक्शन है, सुपर इन्फेक्शन, को इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस डी, सुपर इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस डी, राइट। जब क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। हेपेटाइटिस के क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, उनकी बात कर लेते हैं। कब इसको कह देंगे किसी का हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ना रहा, अब लिवर फेलियर हो गया, इसकी बात जब हम लोग एक्यूट लिवर और क्रॉनिक लिवर फेलियर पढ़ेंगे तब देख लेंगे। आइए साइन एंड सिम्टम में एक और डायग्राम इंसर्ट करते हैं, ये वाला डायग्राम देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स की, क्लिनिकल फीचर्स, तो ये इन जनरल कोई भी किसी भी टाइप की हेपेटाइटिस हो ये तो उसको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्लिनिकल फीचर, लिवर शायद एब्डोमेन में होता है और लिवर में सूजन होगा तो एब्डोमिनल पेन भी होगा, बिल्कुल सही बात है। लिवर सूजेगा तो लिवर के ऊपर एक कैप्सूल होता है, लिवर कैप्सूल वो स्ट्रेच होगा जिसकी वजह से पेन होगा। दूसरी चीज हम लोगों ने पहले भी बात किया है जॉन्डिस की, इंट्रा हिपैटिक या हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस होती है जिसमें प्रीडोमिनेंटली डायरेक्ट बढ़ा होता है। तो इन भाई साहब की आईज एंड स्किन आपकी कैसी हो जाएंगी, येलोइश हो जाएंगी, मतलब पेशेंट को जॉन्डिस मिलेगा, सीरम बिलिरुबिन ज्यादा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। इसके अलावा पेशेंट में नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया का मतलब है जस्ट सिंपल फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नोजिया एंड वोमिटिंग भी मिलेगा। अगर लीवर किसी का सही नहीं है तो बॉडी में अमोनिया बढ़ जाएगा, क्योंकि लीवर का काम है अमोनिया से यूरिया बनाना, लेकिन अगर लीवर ठीक नहीं है तो अमोनिया ज्यादा हो जाएगा और ये अमोनिया ब्रेन के पास जाएगा और वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा अगर किसी को लीवर की तकलीफ है तो ऐसे लोगों ने भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, उल्टी महसूस होती है और वजन कम हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक डाइटिंग पे चले जाते हैं और जीरो फिगर हो जाता है इन लोगों का, और धीरे धीरे जीरो हो जाते हैं। किसी को हेपेटाइटिस होती है तो यहाँ पे एक और पेक्यूलियर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, इचिंग, प्रूराइटिस, ठीक है। बहुत खुजली होती है ऐसे लोगों को। तो प्रूराइटिस की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो अगर किसी को कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस हो रही है, जो कि यहाँ पे भी होगा, तो बाइल सॉल्ट, ठीक है, बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड्स जो कि आपके बाइल जूस में रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू बाइल सॉल्ट्स एंड एसिड्स, है ना, इन स्किन, किसी की बॉडी में
अगर बाइल जूस सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के भी फीचर आते हैं, तभी तो कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस भी होगा। ये बाइल सॉल्ट्स बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको इचिंग महसूस होती है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था, स्वेलिंग मिल सकती है। लीवर का काम होता है प्रोटीन भी बनाना। प्रोटीन कम होगा तो बॉडी में या इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, है ना, डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से पेशेंट में एडिमा या स्वेलिंग होगी। सबसे पहले जो एडिमा या स्वेलिंग होगी वो एसाइटिस के फॉर्म में होगी, है ना। तो हम लोगों ने ये देखा है कि अगर किसी की बॉडी में एसाइटिस से स्टार्ट हो तो लीवर डिजीज है, पैरों से स्वेलिंग स्टार्ट हो तो वो क्या है, वो आपका कार्डियक प्रॉब्लम है, आईज या फेस से स्वेलिंग स्टार्ट हो तो वो क्या चीज है, वो आपका रीनल कॉज है, मतलब उसको गुर्दे या किडनी की प्रॉब्लम है। तो आइए जो मेन मेन ये क्लिनिकल फीचर्स हैं इनको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहली चीज है हमारा एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन अक्सर लीवर का पेन राइट साइड में होता है, लीवर राइट साइड होता है और एक ही लीवर होता है शायद, राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन, राइट, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ लीवर कैप्सूल। स्ट्रेचिंग ऑफ लीवर के ऊपर एक कैप्सूल होता है, अगर लीवर में सूजन होगी तो कैप्सूल स्ट्रेच होगा, ये कैप्सूल पेनफुल होता है, पेन एब्डोमेन, है ना, बहुत सिंपल है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो मेन हेपेटाइटिस के सिम्टम है, अभी लीवर फेलियर नहीं हुआ है। दूसरी चीज मैंने कह दिया जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में हम लोग पहले ही पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ेगा और कॉन्जुगेटेड भी, लेकिन हम लोग कहते हैं प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस, प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट जॉन्डिस, है ना। और अगर जॉन्डिस होगा तो पेशेंट को जब आप देखोगे तो येलो आपके क्या मिलेंगे, येलो स्किन एंड येलो आईज, जिसको आप लोग कहते हो इक्टरस, स्किन आईज, इसी को आप लोग कह देते हो इक्टरस, आगे भी इसको पढ़ते रहेंगे, राइट। और यहाँ पे जब भी कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस बढ़ेगा, इस यहाँ पे इसका मतलब बाइल प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पा रहा है आपके बॉडी से, पेशेंट में सीवियर इचिंग भी होगी। इचिंग को ही हम लोग कहते हैं प्रूराइटिस, खुजली, प्रूराइटिस, राइट, ड्यू टू, अगर बाइल नहीं क्लियर हो रहा है तो ये डिपोजिशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन स्किन, खुजली शायद स्किन में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सीवियर इचिंग, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ, तो इंसान में नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग या वॉमिटिंग फ्रैंकली, और लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। इसका रीजन ये है कि लीवर का काम है क्या करना, अमोनिया से यूरिया बनाना, अमोनिया से यूरिया बनाना। लेकिन अगर लीवर खराब है तो अमोनिया से यूरिया नहीं बनेगा, इस अमोनिया का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन के सेंटर्स को एक्टिवेट कर देगा, सेंटर्स मतलब वॉमिटिंग सेंटर्स को, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होगी, नोजिया या फ्रैंकली वॉमिटिंग होगा, ठीक है। जो आपका हंगर सेंटर होता है, एपेटाइट सेंटर होगा, उसको भी काम नहीं करने देगा, जिसकी वजह से पेशेंट में भूख भी कम लगेगी। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं अगर ये सब हाल रहा तो आगे चल के पेशेंट में वेट लॉस भी मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एडिमा की। लिवर का काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है, लिवर का एक काम है प्रोटीन बनाना, पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया, मान लो लिवर फेल हो गया, तो बॉडी में एल्ब्यूमिन कम होगा, एल्ब्यूमिन अगर कम हो जाएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, ये सब पढ़ा चुका हूं, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, जिससे ब्लड से वाटर लीक आउट कर जाएगा और जहां जहां जाएगा वहां एडिमा होगा,
राइट, वेसल से वाटर लीक आउट करेगा और यही पेशेंट बताएगा कि उसको सूजन आ गई है, स्वेलिंग, आप देखोगे तो इसको कह दोगे एडिमा। और ये सबसे पहले अपीयर होगा, फर्स्ट अपीयर्स ओवर एब्डोमेन। पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा फ्लूइड, पेरिटोनियल कैविटी में पेट फूल जाएगा भाई साहब का, इसी को आप लोग कह देते हो एसाइटिस।